लोग एंड वेलकम टू कैरियरवेल एप्लीकेशन एंड कैरियरवेल विन यूट्यूब। हाँ भाई, सभी को नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? फटाक से मुझे लाइव आके ये बताइए, क्या ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? गुड इवनिंग भाई, सबको गुड इवनिंग मेरी तरफ से। आ जाइए फिर फटाक से। हम क्लास तो बफरिंग कर रहा है, कौन कह रहा है क्लास बफरिंग कर रहा है? क्लास एकदम बिल्कुल लाइव है। आगे भैया स्टार्ट करें बच्चे। कुछ बच्चों के सबसे पहले नाम लेंगे हम, क्योंकि नया बैच है। नए बैच में शुरुआत में कुछ बच्चों के नाम याद लेते हैं ना, वो आखिर तक चलते हैं। चलो स्टार्ट करें फिर। बादल राज, पंकज, सोनू कुमार, मौनिक, शिवा कुमार और राठौड़ हैं, उनका नाम निकल गया है। उत्तम चतुर्वेदी, लक्की सागर, शिवम कुमार, पंकज, पवन गोयल। हाँ मैं आपकी साइंस विषय 24 का स्टूडेंट हूँ। अभी तो वहां पढ़ लिया, तब क्या करने आ रहे हो इधर? तुम्हें तो क्या मिल रहा है? चलो आ जाओ, स्टार्ट करिए अपने आज की क्लास। सुनील पाल आ चुके हैं, पंकज आ चुके हैं, दीपक आ चुके हैं, अश्विनी, रोहत, सौरभ, राठौड़, चंदन, रवि, पंकज, राजन, अक्षय कुमार, शिव कुमार। अरे भाई इतनी स्पीड से कमेंट चलेंगे तो हम कैसे देख पाएंगे आपके नाम? हाँ चलो मैम, लाइव क्लास कब तक स्टार्ट होगा? हो चुका है। गुड इवनिंग सर। अबे मैं तुम्हें सर कहां से दिख रही? तुम लोग सुधर जाओ है। चलो स्टार्ट करें। राधे राधे बेटा, राधे राधे। अपनी आज की क्लास भूपेंद्र कुमार, पंकज, सुरभि, नितेंद्र, आसिम। हाँ चलो अब इतना ही नाम लेंगे, बाकी नाम कर लेंगे। लव कुश, ठीक है भाई, आपका नाम ले लिया है। मैम ये बैच सिर्फ ग्रेजुएट लेवल वालों के लिए है क्या? नहीं, ऐसा तो किसी ने नहीं करा। चल अब स्टार्ट करते हैं। मैं, मेरा डाटा खत्म हो गया। अरे तुम लोग यार कैसे कैसे बातें करते हो। इंस्टाग्राम कम चलाया करो, यूट्यूब कम चलाया करो, डाटा बचा रहेगा आपका ना। इंस्टाग्राम पे रील्स कम देखा करो, यूट्यूब की शॉर्ट्स कम देखा करो, डाटा खूब बचा रहेगा। चलो फिर स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। देखो सबसे पहले हम कुछ बातें करेंगे। आज की क्लास में मैं कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं करने वाली हूँ। मैं आपको पूरा बता के जाऊंगी कि मैं कैसे पढ़ाने वाली हूँ, कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, है ना। चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो आज मैं कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं करने वाली हूँ। आपके दिमाग की जो बत्ती है ना, वो खोलने वाली हूँ मैं आज, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें ये नहीं पता कि हम तैयारी कैसे करें। तो मैं आज उन्हीं बच्चों के लिए आई हूँ। बच्चों बात करते हैं एनटीपीसी। आरआरबी ने एनटीपीसी का नोटिफिकेशन निकाल दिया है। आप सब जानते हैं एनटीपीसी की जो वैकेंसी है वो 2 लेवल पे आती है। एक, अगर आप 12वीं पास हैं, 12वीं का रिजल्ट आपके हाथ में है, तो बेटा उसकी वैकेंसीज नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन उसके फॉर्म अभी नहीं आए हैं, तो वो फॉर्म आपके अभी 10-12 दिन में आ जाएंगे। दूसरा, अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, उसके फॉर्म अभी निकल चुके हैं, आप उसको फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आरआरबी जैसे रेलवे ने कहा है कि हम हर साल वैकेंसी देंगे, ठीक इसी तरीके से इस बार के भी आपके सामने नोटिफिकेशन आया है। जब बात करते हैं बेटा, ये जो बैच है एनटीपीसी का टारगेटेड बैच, इस बैच के अंदर कुछ बातें आपको जाननी जरूरी है, क्योंकि मेरे पास सुबह से कमेंट आ रहे हैं कि मैम मैं 12th पास हूँ, मुझे 12th पास वाला फॉर्म भरना है, तो क्या मैं ये बैच ज्वाइन करूं कि ना करूं, है ना। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे कंफ्यूजन में हैं, तो सॉरी बातें मैं दूर कर दूं। देखो बच्चों, चाहे आप 12th पास हो, मार्कर का कलर चेंज करना चाहिए, चाहे आप 12th क्लास वाला आप फॉर्म डालने वाले हो, चाहे आपने डिग्री कर ली है, ग्रेजुएशन कर ली है ना, तो आपने वो फॉर्म भर दिया है। जिस भी जोन से आपने फॉर्म भरा होगा, मैं आपसे डिस्कस करूंगी क्लासेस में बीच में ना, कि किस किस जोन से आपने फॉर्म भरा है। आप दोनों ही अगर किया है तो आप इस बैच में आ सकते हो। इस बैच की जब बात करते हैं बेटा, कि जब एनटीपीसी के लिए बात करेंगे, तो इस बैच का नाम है सिलेक्शन बैच। आपको कैरियरवेल की एप्लीकेशन पे मिलेगा। इस बैच में आप जितने भी सारे चेहरे देख रहे हो ना, ये अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत ही बढ़िया धांसू तरीके से आपको प्रिपेयर करवाएंगे। एनटीपीसी का जो एग्जाम होता है ना, उस एग्जाम का पैटर्न क्या है? तो बेटा पहले आपका सीबीटी 1 होता है। सीबीटी 1 होगा, जितने भी सारे लेवल हैं उसके लिए सीबीटी 1 कॉमन होता है। सीबीटी 1 को आपको क्वालिफाई करना होता है। जितनी भी वैकेंसी निकली हुई होती है, उसका लगभग 15 गुना ज्यादा बच्चों को ये लोग सीबीटी 1 में पास करवाएंगे। अब जैसे सीबीटी 1 आपने दे दिया, उसके 40 से 45 दिनों के बाद सीबीटी 2 का पेपर होता है। अब सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के लिए मैंने एक वीडियो पहले ही बना रखा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चंस का नंबर इसमें 120 आ जाता है बेटा। ठीक है, यहाँ पर 120 क्वेश्चन हो जाते हैं, और क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा होता है ना, वो ढंग का आ जाता है सीबीटी 2 में। अब जो आपको तैयारी करनी है, और जो हमारे यहाँ के टीचर्स जो आपको तैयारी करवाएंगे, वो सीबीटी 1 के लिए नहीं करवाएंगे, वो आपको दिमाग में लेके चलना है सीबीटी 2 के लिए तैयारी करनी है। क्योंकि बेटा सीबीटी 1 के बाद आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप डिटेल में सारी चीजें पढ़ने को बैठ जाओ, आप एक मोटा मोटा रिवीजन कर पाओगे आप 30-40 दिन के अंदर। तो सबसे पहला आपके दिमाग में यही चीज होना चाहिए, जब आप इस बैच की क्लासेस कर रहे हो, तो आप सीबीटी 2 को टारगेट करके क्लासेस करोगे। सीबीटी 1 तो आपका उसमें ही हो जाएगा, क्योंकि जो मेरिट बनेगी वो तो इससे बनेगी ना। सीबीटी 1 के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं बेटा, वो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, तो ये बैच सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों के लिए है।
दूसरा, आप 12वीं पास वाला फॉर्म भर रहे हैं या आपने ग्रेजुएशन लेवल वाला फॉर्म भर दिया है ना? तो दोनों के लिए आपको ये बैच ज्वाइन करना है। अब इस बैच की डेली आपने देखा होगा 4-5 क्लास हुई है, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस में भी आपकी एक क्लास हो गई, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और ज्योग्राफी शायद आपकी क्लास लगी हुई है आज की, है ना? तो 4-5 घंटे की आप डेली क्लास ले रहे हो, 2-2.5 महीने में सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा। 2-2.5 महीने से पहले पेपर नहीं होने वाला है, पेपर से पहले आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। अब जरा बात करते हैं बेटा इस बैच के बारे में कुछ। जब बात करते हैं इस बैच में तो मेरी फोटो ये लगी हुई है और मैं इसमें आपको पढ़ाने वाली हूँ साइंस में बायोलॉजी और केमिस्ट्री वाला पार्ट। बायोलॉजी केमिस्ट्री यानी जीव विज्ञान रसायन विज्ञान दोनों सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगी। 2 सब्जेक्ट है मेरे पास, दोनों सब्जेक्ट में आपको डिटेल में बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगी। जो मेरे सब्जेक्ट है उसकी मैं बात कर लूं, बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों ही मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगी कि आपका CBT 2 इसमें क्लियर हो जाए। क्योंकि मैंने कहा ना CBT 1 और CBT 2 में सिर्फ डिफरेंस है एग्जामिनर के क्वेश्चन पूछने का तरीका, सिलेबस चेंज नहीं होगा। जो CBT 1 में आपको पढ़ना है वही CBT 2 में पढ़ना है, बस तरीका है CBT 1 में क्वेश्चन थोड़े से हल्के आ जाते हैं, CBT 2 का जब आप पेपर देने जाओगे उसमें क्वेश्चन थोड़े कॉन्सेप्चुअल पूछेगा GS वाले पार्ट से और साइंस वाले पार्ट से। तो मैं बायोलॉजी केमिस्ट्री आपकी इस तरीके से तैयार करवाऊंगी इस बैच के अंदर कि आप CBT 1 CBT 2 दोनों के लिए आप प्रिपेयर हो जाओगे। ठीक है, फिजिक्स यहाँ पे अंकुर सर पढ़ाएंगे, आप जानते हैं शायद अंकुर सर की क्लास कल परसों आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब एक बच्चा कह रहे हैं मैम किसी एक का VOD डलवा दीजिए। VOD के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी तो लाइव बैच हम लाइव ही पढ़ेंगे। चलो अब बात करते हैं बेटा हम कि मैं इसमें जो बायोलॉजी केमिस्ट्री कैसे पढ़ाने वाली हूँ। आ जाओ, पहले हम बायोलॉजी का सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम केमिस्ट्री की एक अलग से क्लास लगवाएंगे, उसमें सिलेबस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चों मैं कुछ क्वेश्चंस दिखा रही हूँ आपको, है ना, कुछ 15 से 20 क्वेश्चन दिखा रही हूँ आपको जो NTPC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। आप एकदम ईमानदारी से मुझे बताना कि आपने, चलो 15 से 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज की क्लास में, फिर वहीं से मैं आपका सिलेबस बना दूंगी, बता दूंगी कि किस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ईमानदारी से आपको अपना स्कोर बताना है। जब ये 20 क्वेश्चन हो जाए लास्ट में चैप्टर वैप्टर स्टार्ट करेंगे, कोई बात नहीं है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सिलेबस क्या है, एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछता कैसे है, उसी के लिए मैंने आज आपके स्पेशल इवेंट लगवाया है इस क्लास में। तो मैं कुछ 15 से 20 क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, ईमानदारी से बताना कि आपका लेवल क्या है, आपने ये क्वेश्चंस कितने करे हैं लास्ट में बताना। आइए जरा कुछ क्वेश्चंस, ये बैच है, बैच की इंफॉर्मेशन आपको पूरी मिल गई होगी, है ना। इस तरीके से जिसने भी बैच ज्वाइन नहीं किया वो कर सकता है, कैरिबल की एप्लीकेशन डाउनलोड करके, अभी 999 फी है, बाद में बढ़ जाएगी, है ना। आओ जरा, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आपको विद्या माता की कसम है एकदम ईमानदारी से आपको बताना कि कितने क्वेश्चंस आपने सही किए, बिना किसी नकल किए हुए, किसी और का कमेंट देखे बिना। आइए, पहला क्वेश्चन है, ये सारे NTPC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मेरे क्वेश्चन नहीं है, पहली बात तो ये समझ लेना, सिर्फ NTPC के प्रीवियस ईयर है ये। ठीक है, CBT 1 CBT 2 के मैं बता दूंगी कौन कौन सा। ये CBT 1 का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। बिल्कुल हल्का क्वेश्चन है क्योंकि ये CBT 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब मैं यहीं पर आपको आगे की क्लास में जो क्वेश्चन डिस्कस करूंगी आपको बताऊंगी CBT 2 का क्वेश्चन कौन सा है। आपको खुद को पता लग जाएगा कि यस मैम इस चैप्टर से ये क्वेश्चन CBT 1 में पूछा है और ये CBT 2 में पूछा है। ठीक है, पूछा कि सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। सब जानते हैं हमारी थाई में, हमारी जांग में जो सबसे लंबी हड्डी होती है उसको हम फीमर कहते हैं। फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे, ये CBT 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, ये CBT 1 का क्वेश्चन है। सबसे लंबी जो हड्डी होती है वो हमारी थाई में होती है, जांग में होती है, जिसको हम फीमर कहते हैं। इसी का जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है, वो ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन था कि सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है, कान में होती है, मिडल ईयर में होती है। हमारे कान का जो मध्य भाग होता है उसमें 3 हड्डियां होती है, स्ट्रैप्स, इनकस, मेलियस। स्ट्रैप्स सबसे छोटी हड्डी होती है। हो गया क्वेश्चन, बहुत हल्का क्वेश्चन था, मैम बता सकते थे। अगला, वेयर इज कार्टिलेज फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। पूछ रहा है कि हमारे बॉडी में कार्टिलेज कहाँ होती है। कार्टिलेज का मतलब होता है उपास्थि। हड्डियां होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, मजबूत होती हैं, कठोर होती हैं। कार्टिलेज होती हैं वो बेटा लचीली होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं। जैसे नाक की टिप, ये देखो कितना लचीला है, आप इसको ऐसे कर सकते हो। जैसे कान का ये बाहरी हिस्सा, ये देखो जहां पे मैंने झुमका पहन रखा है, इसको ऐसे मोड़ सकते हो। क्योंकि बेटा ये और ये किसका बना हुआ है, कार्टिलेज उपास्थि का बना हुआ है। तो कहां पर है, जीभ में क्या होती है, जीभ में एक मसल होती है, जीभ मस्कुलर ऑर्गन है। जीभ में सिर्फ, जीभ एक मांस का टुकड़ा है, इसलिए फिसल जाता है कभी कभी, किसी को कुछ भी बोल देते हो। ठीक है, जो चीक्स होती है, गाल होती है, गालों में हड्डी होती है, टच करो, ये जाइगोमेटिक बोन है, ये हड्डियां है बेटा। ठीक है, नाखून, नाखून किसके बने हुए होते हैं, कैल्शियम के बने हुए होते हैं, और केराटिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। अल्फा केराटिन होता है आपके नाखूनों में, आपने सुना होगा। ठीक है, तो आंसर हो गया नाक। टिप ऑफ नोज, नाक की जो टिप है ये किसकी बनी हुई है, ये कार्टिलेज की बनी हुई है। हड्डियों और कार्टिलेज में, बोन्स और कार्टिलेज में यही डिफरेंस होता है, बोन्स फ्लेक्सिबल नहीं होती हैं, वो लचीली बिल्कुल भी नहीं होती हैं, आप उनको मोड़ नहीं सकते, सीधी सीधी स्ट्रेट होती हैं बोन्स। ठीक है,
तो ये भी CBT 1 का क्वेश्चन, जब आप प्रीवियस ईयर के लगाओगे ना क्वेश्चंस, ये सारे आपको रिकॉल होंगे। ये CBT 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ फ्रक्टोज पूछा है कि फ्रक्टोज का केमिकल फॉर्मूला क्या है। ये CBT 2 का पेपर का क्वेश्चन है। हालांकि ये कोई CBT 2 का लेवल नहीं था, लेकिन पूछा है तो आपको बताना पड़ेगा। पूछ रहे फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है। ये कौन से चैप्टर में पढ़ते हो आप? ह्यूमन न्यूट्रिशन, मानव पोषण करके एक चैप्टर होता है, जहां पे आप कार्बोहाइड्रेट्स, आप प्रोटीन, आप विटामिन, आप मिनरल्स और आप क्या पढ़ते हो वहां पे, फैट, वसा के बारे में पढ़ते हो। वहीं पे आप पढ़ते हो कि जो कार्ब्स होती हैं, जो शर्कराएं होती हैं, उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मोनो, और उसके बाद ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड के एग्जांपल में 3 आते हैं। कौन कौन सा आता है? पहला होता है ग्लूकोज, दूसरा होता है फ्रक्टोज और तीसरा होता है गैलेक्टोज। ये तीनों क्या है? ये तीनों के तीनों मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। बेटा मोनोसैकेराइड का फॉर्मूला एक ही होगा, चाहे एग्जामिनर आपसे ग्लूकोज का फॉर्मूला पूछता, चाहे फ्रक्टोज का पूछता, चाहे गैलेक्टोज का पूछता, तीनों का ही फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ये फॉर्मूला होता है मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स का। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। ये जो चैप्टर कौन सा हो गया? ह्यूमन न्यूट्रिशन में हम आपको कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ाएंगे, वहां पे सारी चीजें पढ़ाएंगे। तीनों का फॉर्मूला सेम है। आप केमिस्ट्री में एक चीज पढ़ोगे कि ऐसे कोई भी आप कंपाउंड्स, ऐसे यौगिक जिनकी स्ट्रक्चर अलग अलग होती है लेकिन केमिकल फॉर्मूला एक जैसा होता है, उनको आइसोमर्स कहते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये आइसोमर्स होते हैं, ये समावेवी होते हैं, ठीक है। इसीलिए यहां से ये कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन उठाया। तो फ्रक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज तीनों ही देता, आपका आंसर सेम होता है, इसका फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। चलिए अब ये ह्यूमन न्यूट्रिशन चैप्टर से आप पढ़ोगे ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो आप बोर्ड पे देख रहे हो ना, पता नहीं इस क्वेश्चन में ऐसा है क्या, SSC, CDS, CPO, साथ में रेलवे में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। CBT 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या पूछा कि DNA जो है वो न्यूक्लियस के अलावा और कहां पे पाया जाता है? केंद्रक के अलावा और कहां पे पाया जाता है DNA और RNA क्या होते हैं? ये होते हैं बेटा पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये न्यूक्लियस में तो होते ही होते हैं, केंद्रक में होते हैं, लेकिन केंद्रक के अलावा सेल में कहीं और भी होते हैं क्या? तो अब आपको यहाँ पे आंसर करना था माइटोकॉन्ड्रिया। बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का DNA होता है। ये किस चैप्टर में पढ़ा होगा आपने या पढ़ेंगे हम? सेल कोशिका के बारे में, जहां पे हम सेल पढ़ते हैं, सेल कितने टाइप की होती है, सेल के कौन कौन से ऑर्गेनेलीज होते हैं, आप पढ़ते हो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, DNA, RNA, क्रोमोसोम, जीन, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी पार्टल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, ये सारी चीजें आप जहां पढ़ते हो वहां से उठाया हुआ क्वेश्चन है। लास्ट में हम ना कंक्लूजन निकालेंगे क्वेश्चंस का कि कहां से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का DNA होता है और माइटोकॉन्ड्रियल DNA को mDNA कहते हैं हम। mDNA, m का मतलब होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो खुद का DNA होता है उसको हम क्या कहते हैं? mDNA या माइटोकॉन्ड्रियल DNA कहते हैं, ठीक है। चले, तो ये सेल वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछा था। आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अगेन सेल चैप्टर से है। बेटा देख रहे हो आप, सेल वाले चैप्टर को तो घोट घोट के पिलाना पड़ेगा आपको, क्योंकि इस क्वेश्चन से रेलवे, सेल चैप्टर, ह्यूमन, लास्ट में मैं आपको टॉप 7 बायोलॉजी के चैप्टर लिखवा के जाऊंगी कि ये 7 चैप्टर में ना आपको एक भी लाइन मिस नहीं करनी है, क्योंकि किसी भी लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए मैम मैं आर्ट्स से हूं, मैं फॉर्म भर सकता हूं क्या? बेटा आप चाहे आर्ट्स से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे साइंस बैकग्राउंड से हो, अगर आपके पास किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास डिग्री है, आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपके पास इसका रिजल्ट होना चाहिए, नहीं कि आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, आपका रिजल्ट नहीं आया, आप फॉर्म भर रहे हैं, फिर नहीं चल पाएगी वो बात, है ना। बेटा पूछ रहा है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी स्टडी करनी है, तो सेल डिवीजन की किस स्टेज में आप क्रोमोसोम की अच्छे से स्टडी